एक ज़माने में लुमिनारा नामी जादुई दायरे के क़ल्ब में जादुई जंगल के अंदर एक खफिया बाग छिपा हुआ था। ये बाग, जो सिर्फ चंद लोगों को जाना जाता है, चमकते फूलों की वादी कहलाता था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ हुआ इसरार से चमकती थी और आसमान हमेशा गोधूली के नर्म रंगों में नहा जाता था। इस वादी में फूल तसव्वुर से बाहर के रंगों में खुलते हैं, चमकते हुए पीले, चमकदार गुलाबी और चमकदार बलियोज। इन फूलों की पंखड़ियाँ सिर्फ शाम के वक्त खुलती हैं, जो रोशनी के ताबनाक मदार को जाहिर करती हैं। ताहिम, जिस चीज़ ने इस जगह को हकीकी मानों में जादुई बना दिया, वो मूनविंग बटरफ्लाइज थे। ये ततलियाँ कोई आम मखलूक नहीं थीं, वो सितारों के जौहर से पैदा हुए थे। चांद की किरणों के जरिए लोमिनारा तक ले जाया गया था, बहुत पहले, जब रात के आसमान को पहली बार बुर्जों से पेंट किया गया था। चांद देवी ने देखा कि नीचे की दुनिया तारीक और तन्हा थी, रोशनी और खूबसूरती फैलाना चाहती थी। इसने सितारों से चांदी की धूल इकट्ठी की और इसमें जिंदगी फूंक दी। पहली मोनवंग ततलियां तख्लीक की। वो लुमिनारा की तरफ लपके, हर एक अपने साथ रात के आसमान का एक टुकड़ा लेकर गया। चांद की ततलियों ने चमकते फूलों के दरमियान अपना घर बनाया, जहां उन्होंने अपने दिन फूलों की पंखड़ियों में बसे हुए और अपनी रातें हुआ में अड़ती हुई, चमकती हुई रोशनी की पगडंडियों को छोड़कर गुजारे। उनके पनख हर रंग में चमक रहे थे, जैसे शाम के वक्त बदलते आसमान, लेवेंडर, नरम बलियोज और सुनहरी गुलाबी। वो जहाँ है भी गए, खुशी और हैरत फैलाई। ये कहा जाता था कि जो लोग इन ततलियों को देखने के लिए काफ़ी खुशकिस्मत थे, उन्हें खुशकिस्मती और ख्वाबों से नवाजा जाएगा जो सच हुए। वो फूलों और दरख्तों के साथ कामिल हम आहंगी में रहते थे, हवा के राजों को सरगोशी करते थे और नर्म हवा के साथ हंसी बांटते थे। एक जादुई शाम, लीरा नामी एक मुतजस्सिस बच्चा चमकते फूलों की वादी में घूमता रहा। इसने मूनविंग बटरफ्लाइज के अफसाने सुने थे, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वो उन्हें खुद देख पाएगी। जैसे ही वो वादी में गहराई में कदम रखती थी, इसका दिल जोश से उछल पड़ा जब उसने चमकते फूलों और उनके अर्ध गर्द चमकती हुई ततलियों को नाचते देखा। एक ततली सुबह के सूरज की तरह चमकदार परों के साथ इसके कुंधे पर नरमी से उतरी। लेरा ने अपने अंदर एक गर्म जोशी फैली हुई महसूस की और इसी लम्हे वो सितारों का गाना सुन सकती थी। ततली ने उससे सरगोशी की, हम ख्वाबों के रखवाले हैं, सितारों की मट्टी से पैदा हुए हैं। हम अंधेरों में रोशनी लाने और यकीन करने वालों पर जादू करने आए हैं। इस रात से लेरा अक्सर वादी में वापस आती थी और हर दौरे के साथ इसने मोनोंग ततलियों के जादू के बारे में मजीद मालूमात हासिल की। वो उनकी दोस्त बन गई और उन्होंने मिलकर दुनिया को रोशनी और हैरत से भर दिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि लुमिनारा का कोई भी गोशा अंधेरे में न रहे। और इस तरह चांद की ततलियां जादुई जंगल में फड़फड़ाती रहीं। उनके परों ख्वाबों की ताकत पर यकीन रखने वालों के लिए उम्मीद और जादू की किरण है। एक जादू भरे जंगल के दिल में एक ऐसी जगह थी जो 1000 रंगों के जादू से जगमगा रही थी। वो जगह जहाँ सूरज की रोशनी में घास का हर दाना जमुर्द की तरह चमक रहा था और हर फूल की हर पंखड़ी फितरत के गीत से गूंज रही थी। ये कोई आम जंगल नहीं था, क्योंकि इसके मरकज में किसी दूसरे के बरक्स एक तालाब बिछा हुआ था, गुलाबी लिलियों का तालाब। इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। जब भी सूरज की रोशनी उसकी सतह पर रक्स करती थी तो सोने और बनफशी के रंगों से चमकता था। और उसके चारों तरफ बेशुमार गुलाबी कनवल थे, उनकी पंखड़ियां सुबह की सुर्खी की तरह नरमी से चमक रही थीं। रंगीन रंगों और लामुतनाही खुशियों की इस दुनिया में हर किस्म की मखलूक रहती है। छोटी तितलियां जो फूलों से दूसरे फूलों की तरह जिंदा जवाहरात की तरह उड़ती हैं, हमिंग बर्ड्स जो हवा में ढलती हैं, रोशनी की पगडंडियों को अपने जागते में छोड़ती हैं, और मक्खियां जो मसरूफ होते ही इत्मीनान से गुनगुनाती हैं, खुद अमृत जमा करने के साथ। लेकिन उन तमाम मखलूक़ात में परियों जैसा महबूब जादुई कोई नहीं था। गुलाबी लिली तालाब की परियां छूटी खूबसूरत मखलूक थीं, हर एक फूल की पंखड़ी से बड़ी नहीं थी। उनके प्रो में गोसामिर की तरह चमक रहा था। हर एक जोड़ा मुनफरिद था जो जंगल और आसमान के रंगों की अक्कासी करता था। ये परियां अपने इर्द गिर्द की दुनिया के साथ हम आहंगी में रहती थीं, फूलों की देखभाल करती थीं, तितलियों की रहनुमाई करती थीं, और इस बात को यकीनी बनाती थीं कि जंगल का हर गोशा कामिल तवाज़ुन में रहे। और उन परियों में एक बहुत ही खास थी। एक परी इतनी छोटी और नाजुक थी कि अपनी किस्म के दरमियान भी वो महज जादू की सरगोशियां लगती थी। इसका नाम लैला था, गुलाबी लिलियों की परी।
लेला एक ही गुलाबी कनवल के दिल से पैदा हुई थी। इसके परों का साया उन नर्म पंखुड़ियों जैसा था जो इसने पहली बार नख खोलते ही इसे पाला था। इसके बाल गुलाब के सोने के तारों की झरना तुलु आफताब की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें किसी मुहिम जोई के लिए मुकद्दर के तजस्सुस से चमक रही थी। अगरचे छूटी लेला ने हमेशा तालाब को घेरे हुए किन्नुलों से एक ताकतवर ताल्लुक महसूस किया था। गोया फूल खुद ही इससे सरगोशी कर रहे थे, अपने राज, अपनी खुशियां और अपने ख्वाब बांट रहे थे। इसकी पैदाइश के लम्हे से लेला कनवल की तरफ खींची गई थी। वो अपने दिन उनके दरमियान फड़फड़ाते हुए गुजारेगी, उनकी ज़रूरियात को पूरा करेगी, इस बात को यकीनी बनाएगी कि उनकी पंखुड़ियाँ रोशन रहें और उनके तने मजबूत रहें। वो फूलों से इस ज़ुबान में बात करेगी जो वो और वो समझते थे, और बदले में कनवल इसके लिए गाते थे नर्म सुरीली धुनें जो हुआ को एक किस्म के जादू से भर देती हैं जो सिर्फ फितरत ही तख्लीक कर सकती है। अगरचे दूसरी परियां तालाब से प्यार करती थीं और उसकी देखभाल करती थीं, लेकिन कोई भी गुलाबी लिलियों के लिए लेला की तरह वक्फ नहीं थी। कनवल इसकी दुनिया थे और वो उनसे दिल से प्यार करती थी। और जैसे जैसे साल गुजरते गए उनके साथ इसका रिश्ता मजीद मजबूत होता गया। लेकिन एक दिन जब लेला तालाब के किनारे एक खास तौर पर नाजुक कनवल की परवरिश कर रही थी, इसने अपना नाम पुकारते हुए एक नर्म आवाज़ सुनी। पहले तो इसने सोचा कि ये सिर्फ वह है, इस पर चालें चल रही है, लेकिन फिर इसने इसे दोबारा सुना, इस बार साफ। लेला, लेला, करीब आओ। मुतजस्सिस लेला ने आवाज़ का ताक़ुब तालाब के बीच में किया जहां सबसे बड़ी और पुरानी गुलाबी लिली तीर रही थी। ये कनवल किसी दूसरे के बरक्स था, ये कदीम था, इसकी पंखड़ियां गहरी भरपूर गुलाबी थीं और उसकी खुशबू ने हुआ को एक ऐसी मिठास से भर दिया था जो तसल्ली बख्श और ताकतवर दोनों थी। जैसे ही लेला फूल के ऊपर मंडला रही थी, पंखड़ियां आहिस्ता आहिस्ता फूट रही थीं जो अंदर से नर्म चमक को जाहिर करती थीं। और फिर लिली के दिल से एक शक्ल नमूदार हुई, एक आसमानी वजूद, लेला से ऊंचा लेकिन फिर भी छोटा, परों के साथ जो सितारों की मानिंद चमक रहे थे। लेला कहा जा रहा है, इसकी आवाज़ विंड की आवाज़ की तरह है। आपको मुंतखब किया गया है। मुंतखब? लेला ने इसका दिल धड़कते हुए पूछा। किस लिए चना? वजूद मुस्कुराया, इसकी आंखें कदीम हिकमत से चमक रही थीं। एक अजीम मुहिम जोई के लिए मेरे अजीज। कनवल ने सदियों से इस तालाब को देखा है और उन्होंने आप में बड़ी मेहरबानी, बहादुरी और मोहब्बत का जज्बा देखा है। अब वक्त आ गया है कि आप उनके मुहाफिज के तौर पर अपनी जगह संभालें। गुलाबी लिलियों की मलिका। लेला के दिल की धड़कन रुक गई। मलिका? इसका? वो हमेशा कनवल से प्यार करती थी, लेकिन इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे उनकी रहनुमाई करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी प्री हूं, लेला ने कहा। मैं मलिका कैसे बन सकती हूं? वजूद की मुस्कुराहट मजीद फैल गई। ये आपके साइज की अहमियत नहीं है प्यारे, ये आपका दिल है। और आपका दिल इस पूरे जंगल की तरह वसी और खूबसूरत है। कनवल ने आपको इसलिए मुंतखब किया है क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनकी मोहब्बत और लगन के साथ उनकी देखभाल करेंगे। मुस्तहिक हैं। लेला ने महसूस किया कि इसके अंदर एक गर्मजोशी फैल गई जैसे ही वजूद के अल्फाज डूबते जा रहे हैं। वो हमेशा कनवल से जुड़े हुए महसूस करती थी, लेकिन अब इसे एहसास हुआ वो इसे इसी तरह करीब से देख रहे थे जैसे वो उन्हें देख रही थी। क्या तुम ये जिम्मेदारी कबूल करोगे? पूछा जा रहा है। इसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। लेला ने गहरा सांस लिया। वो जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो उनके नुलों से मुंह नहीं मोड़ सकती जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। हाँ, वो नरमी से बोली, मैं करूँगा। जैसे ही ये अल्फाज उसके होंठों से निकले, इसके नीचे की कदीम कनवल मजीद चमकने लगी और लेला ने अपने ऊपर जादू की लहर महसूस की। गोया तालाब और कनवल का जौहर इसमें बह रहा था, इसे एक नई ताकत और समझ बोझ से भर रहा था। सर हिलाया जा रहा है, इसका इजहार मंजूरी का एक है। तो फिर तुम तैयार हो? वो बोली। आज के बाद से अब लेला हैं गुलाबी लिलियों की मालिका। आप इस तालाब, इस जंगल और उसको घर कहने वाली तमाम मखलूक़ात पर नज़र रखेंगे, और बदले में कनवल आपको अपना जादू, अपनी हिकमत अता करेंगे और उनका तहफ़्फ़ुज़। इन आखिरी अल्फाज के साथ वजूद गायब हो गया, लेला को तालाब के बीच में अकेला छोड़कर। लेकिन वो खुद को तन्हा महसूस नहीं करती थी।
اس نے اپنے چاروں طرف کنول کی موجودگی کو محسوس کیا، ان کی نرم آوازیں اس کے دماغ کو حوصلہ اور محبت سے بھر رہی تھیں۔ جیسے ہی لیلا پانی کے اوپر منڈلا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ اس کے پنکھ بدل گئے ہیں۔ وہ اب کنول کی پنکھڑیوں کی نرم گلابی نہیں تھیں۔ اپنی زندگی میں پہلی بار لیلا نے واقعی طاقتور محسوس کیا، لیکن اس طاقت کے ساتھ ذمہ داری کا گہرا احساس آیا۔ وہ اب گلابی للی تالاب کی صرف ایک پری نہیں رہی تھی، وہ اس کی محافظ، اس کی نگراں اور اس کی ملکہ تھی۔ اس دن سے لیلا کی زندگی نئی مہم جوئیوں سے بھر گئی۔ اس نے اپنے دن جنگل کے سب سے دور تک تلاش کرنے میں گزارے، چھپے ہوئے باغات اور خفیہ باغات دریافت کیے جہاں اس سے بھی زیادہ جادوئی مخلوق رہتی تھی۔ اس نے جنگل کے بہت سے باشندوں سے دوستی کی، باتیں کرنے والی لومڑیاں، عقلمند بوڑھے الو اور چنچل گلہری جو اسے درختوں کی چوٹیوں سے دوڑنا پسند کرتی تھیں۔ اور اس سب کے ذریعے لیلا ایک ہی رہی، مہربان، بہادر اور اپنے کنول کے لیے وقف۔ اس نے نرمی سے حکومت کی، ہمیشہ اپنی رعایا کی ضروریات کو اپنی ذات سے پہلے رکھا، اور بدلے میں کنول پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورتی سے کھلے۔ ان کی پنکھڑیاں اس محبت اور دیکھ بھال کا ثبوت ہیں جو انہیں اپنی ملکہ سے ملی تھی۔ جیسے جیسے سال صدیوں میں بدل گئے، لیلا اور گلابی للی تالاب کی کہانیاں دور دور تک پھیل گئی۔ دور دراز ممالک سے مسافر اپنے لیے جادوئی تالاب دیکھنے آتے، اس امید میں کہ وہ افسانوی ملکہ اور اس کی پیارے کنول کی جھلک دیکھیں۔ اور اگرچہ لیلا عاجز اور مہربان رہی، لیکن وہ اس فخر سے انکار نہیں کر سکتی تھی جسے وہ اس دنیا میں محسوس کرتی تھی، جس کی تخلیق میں اس نے مدد کی تھی۔ لیلا کے لیے گلابی للی کا تالاب صرف ایک جگہ سے زیادہ نہیں تھا، یہ جادو اور حیرت کی ایک زندہ، سانس لینے والی دنیا تھی۔ اور اس کی ملکہ کے طور پر وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کی حفاظت کرے گی۔ اور اس طرح گلابی للیوں کی پریوں کی ملکہ لیلا کی کہانی محبت، مہم جوئی اور جادو کی کہانی بن گئی، ایک ایسی کہانی جو آنے والی نسلوں کے لیے سنائی جائے گی، جس نے اسے سننے والے تمام لوگوں کو رحم کی طاقت پر یقین کرنے کی ترغیب دی، بہادری اور وہ جادو جو ہمارے آس پاس کی دنیا میں موجود ہے، اور جادو کے جنگل کے دل میں جہاں دنیا کے رنگ خواب کی طرح چمک رہے تھے اور ہوا تتلیوں کے قہقہوں اور پھولوں کے گیتوں سے بھری ہوئی تھی، لیلا نے اپنی سلطنت پر فضل اور محبت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے پروں کی علامت خوبصورتی اور طاقت جو کسی کے دل کی پیروی سے آتی ہے، کیونکہ آخر میں یہ کنولوں کا جادو نہیں تھا جس نے لیلا کو ملکہ بنایا، بلکہ یہ اس کے دل کا جادو تھا۔ اور یہ، جیسا کہ جادو کے جنگل میں ہر کوئی جانتا تھا، سب سے بڑا جادو تھا۔ ایک جنگل کے دل میں، جہاں چاند کی روشنی رقص کرتی تھی اور سرگوشیوں کے راز چھوڑتی تھی، وہاں ایک پوشیدہ کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر عالیہ نامی ایک شہزادی سوئی ہوئی تھی۔ عالیہ کے سنہری بال سورج کی روشنی کی طرح جھلس رہے تھے، اور اس کا گاؤن کھلتے گلابوں کا رنگ اس کے نیچے پنکھڑیوں کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے گھل مل رہے تھے۔ درختوں پر پرندے گانے گا رہے تھے، جبکہ ایک متجسس خرگوش قریب سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں، وہ شہزادی کو سوئے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لیکن شہزادی کی نیند کوئی معمولی نیند نہیں تھی۔ شہزادی عالیہ کے خواب دوسری دنیا کے دروازے تھے، جسے جب اس نے آنکھیں بند کی تو وہ ایک الگ ہی دنیا میں کھڑی تھی، جہاں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ ایک جادوئی دنیا میں آ گئی ہو۔ شہزادی کے گلے میں ایک جادوئی لاکٹ تھا جو چاند کے ٹکڑوں سے بنا ہوا تھا۔ وہ جادوئی تھا اور خواب دیکھنے میں شہزادی کی مدد کرتا تھا۔ بہت سے شہزادے آئے، انہوں نے شہزادی کو بوسہ دیا اور چلے گئے، لیکن شہزادی کی نیند نہیں کھلی، کیونکہ ان کی محبت اصلی نہیں تھی۔ لاکٹ سب محسوس کرتا رہا، لیکن کچھ بھی حرکت نہ کی، چپ رہا، کوئی جادو نہ کیا۔ ایک دن خرگوش اتفاقیہ طور پر لاکٹ سے ٹکرا گیا۔ چاند کا پتھر جو کہ خاموش پڑا تھا، بجھا ہوا تھا، اچانک سے جگمگانے لگا اور ایک پھڑپڑاہٹ سے شہزادی کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس نے خرگوش کی طرف دیکھا جو کہ پلکیں جھپکا گیا۔
شہزادی نے پوچھا، کیا تم نے مجھے جگایا؟ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ خرگوش نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو شاید۔ شہزادی ہنس پڑی۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ شہزادی کو احساس ہوا کہ یہ بوسہ محبت کا بوسہ نہیں تھا، بلکہ یہ کچھ الگ ہی احساس تھا۔ اس نے خرگوش کی طرف دیکھا، جو کہ اب اس کی طرف کھل کے دیکھ رہا تھا۔ اب جاگتے ہوئے شہزادی عالیہ نے دوبارہ جنگل کی کھوج کی۔ جنگل میں سفر کرتے ہوئے اس نے ایک سفید ہرن کا بچہ دیکھا، جس سے اس نے دوستی کی اور چاند کی کرنوں کے ساتھ ڈانس کیا۔ لاکٹ جو کہ جادوئی تھا، اب ایک تتلی بن گئی تھی، اور جو اس کے ساتھ اڑ رہی تھی اور اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ جیسے جیسے موسم بدلتے گئے، شہزادی عالیہ جنگل میں رہتی گئی اور بڑی ہوتی گئی۔ بڑی ہوتی گئی اب اسے محسوس ہونے لگا کہ اسے لاکٹ کی دنیا سے باہر جانا چاہیے، باہر کی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے، اور دوسری دنیا میں قدم۔ اور اس نے خرگوش کو اپنے ساتھ رکھا اور دوسری دنیا میں سفر شروع کر دیا۔ اسی طرح قارئین، اگر آپ کبھی جنگل کے پاس سے گزریں تو ایک شہزادی کی ہنسی کو محسوس کریں، جو کہ ایک بار سوئی تھی جنگل میں، کیونکہ اپنی بیداری کے بعد اس نے محسوس کیا کہ بعض اوقات سب سے زیادہ جادوئی موڑ شہزادے کے بوسے میں نہیں ہوتا، بلکہ سب سے چھوٹے، انتہائی غیر متوقع لمحات میں ہوتا ہے، جو کہ اسے خرگوش کے ذریعے ملا تھا، اور پھر سے خرگوش اس کا ساتھی بن گیا۔ ایک زمانے میں ایور ووڈ کے پرانے گاؤں میں ایک پراسرار کتاب موجود تھی جو اپنے صفحات میں کائنات کے رازوں کو رکھتی تھی۔ اس کتاب کو انچینٹڈ ٹوم کے نام سے جانا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ ان لوگوں کو کوئی بھی خواہش دینے کی طاقت رکھتی ہے جو اس کے قدیم متن کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیجنڈ یہ تھا کہ انچینٹڈ ٹوم کو اب تک کے سب سے بڑے جادوگر مرلن نے خود بنایا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے جادوئی جنگل کے ایک دور دراز کونے میں چھپا دیا گیا تھا، جس کی حفاظت جادوئی مخلوقات اور صوفیانہ جالوں سے ہوتی تھی تاکہ نالف ہلوں کو اس کے رازوں کو دریافت کرنے سے روکا جا سکے۔ بہت سے بہادر روحیں جادو ٹوم کی تلاش میں جنگل کی گہرائیوں میں جا چکی تھیں، لیکن کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ جنگل کے اندھیرے میں ڈوب گئے تھے، جبکہ دوسروں نے دعویٰ کیا کہ وہ کتاب کی حفاظت کرنے والے جادوگروں کے جال میں آ گئے تھے۔ ایک دن ایلیسیا نامی ایک نوجوان یتیم نے اپنے یتیم خانے کے دھول آلود اٹاری میں ایک پرانے نقشے کو ٹھوکر ماری۔ نقشے میں انچینٹڈ ٹوم کے مقام کو دکھایا گیا تھا، اور ایلیسیا نے اپنے دل میں ایک عجیب سی کھینچ محسوس کی، جیسے تقدیر خود اسے پکار رہی ہو۔ پراسرار کتاب کے پیچھے کی حقیقت کو ننگا کرنے کے لیے پرعزم ایلیسیا جادو کے جنگل میں سفر پر نکلی۔ راستے میں اس نے ہر طرح کی جادوئی مخلوقات کا سامنا کیا، شرارتی اسپرائٹس سے لے کر نوبل ایک تنگاوالا تک، لیکن اس نے آگے آنے والے چیلنجوں سے بے خوف ہو کر آگے بڑھنے پر زور دیا۔ آخر کار کئی دن گھنے جنگل میں گھومنے کے بعد ایلیسیا چھپے ہوئے گلیڈ تک پہنچی، جہاں انچینٹڈ ٹوم بے حال پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ قدیم پیڈسٹل کے قریب پہنچی جس پر کتاب آرام کرتی تھی، وہ ہوا میں پھیلتے ہوئے جادو کے صدیوں کے وزن کو محسوس کر سکتی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایلیسیا نے آگے بڑھ کر انچینٹڈ ٹوم کھولا۔ جیسے ہی اس نے اس کے صفحات میں لکھے ہوئے خفیہ متن کو پڑھنا شروع کیا، ایک گرم چمک نے اسے لپیٹ لیا، جس نے اسے بے پناہ طاقت اور علم کے احساس سے بھر دیا۔ اس لمحے میں ایلیسیا نے انچینٹڈ ٹوم کا اصل مقصد سمجھ لیا۔ یہ محض خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ نہیں تھا، بلکہ حکمت اور فہم کا ذخیرہ، انسانی روح کے لامتناہی امکانات کا ثبوت تھا۔ اس دن سے ایلیسیا نے اپنے آپ کو انچینٹڈ ٹوم کے رازوں کا مطالعہ کرنے کے لیے وقف کر دیا، اپنے علم کو دنیا میں روشنی اور امید لانے کے لیے استعمال کیا۔ اور اگرچہ بہت سے لوگ اس کی طاقت کا لالچ کرنے آئیں گے، لیکن کوئی بھی اس کا دعویٰ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ انچینٹڈ ٹوم کا حقیقی جادو اس کے صفحات میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں میں ہے جو اسے تلاش کرنے کی ہمت رکھتے تھے۔ ایک زمانے میں سلور شیڈ کی صوفیانہ بادشاہی میں ایلرک نام کا ایک عقلمند اور عادل بادشاہ رہتا تھا۔
बादशाह एल्ड्रिक ने अपनी सल्तनत पर मेहरबानी और सखावत के साथ हुकूमत की और उसकी 7 बेटियां थीं, जिनमें से हर एक आखिरी से ज़्यादा खूबसूरत और बासलाहियत थी। सिल्वर शेड की बादशाही अपने सरसब्ज जंगलात, चमकती हुई नदियों और बुलंद और बाला पहाड़ों के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। बादशाह एल्ड्रिक की मुनसिफाना हुक्मरानी की बदौलत इसके लोग खुश और खुशहाल थे। ताहम अमन और खुशहाली के बावजूद शाही महल पर एक उदासी छाई हुई थी। कई सालों से मलिका सदवरा, बादशाह एल्ड्रिक की प्यारी बीवी और 7 शहजादियों की मां, पुरस्रार हालात में इंतकाल कर गई थी। बादशाह और उसकी बेटियों ने इसके नुकसान पर दिल की गहराइयों से मातम किया और अगरचे उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी ने उनके दिलों में एक खला छोड़ दिया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, शहजादियां अच्छी नौजवान ख्वातीन में परवान चढ़ती गईं, हर एक अपनी मुनफरद सलाहियतों और दिलचस्पियों के साथ। वहाँ इलारा सबसे बड़ी, जिसके पास मौसीकी और शायरी का तोहफा था। इसके बाद लीरा आई, जिसकी कमान और तीर के साथ महारत पूरी ममलुकत में बेमिसाल थी। इसके बाद सीस्टिया था, जिसके पास शिफायाबी और जड़ी बूटियों का हुनर था। इसके पीछे अरुरह और लोना थे, जुड़वां बच्चे जिनकी हंसी सियातरीन दिनों को भी रोशन कर सकती थी। इसके बाद सिराफीना थी, जो जानवरों के साथ एक तरीका रखती थी और उनके साथ इस तरह बातचीत कर सकती थी जैसे वो इसके सबसे प्यारे दोस्त हों। और आखिरकार स्टीला थी, जो उन सब में सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा मुहिमजोई थी, जो सिल्वर शेड की सरहदों से बाहर की दुनिया को तलाश करना चाहती थी। उनके इनफरादी मफादात के बावजूद शहजादियां लाजिम और मलजूम थी और उन्होंने अपने दिन जंगलों की तलाश, घास के मैदानों में घूमने और ममलुकत में अपने फ़राइज़ की अंजामदही में गुजारे। ताहम जैसे जैसे वो बड़े होते गए, बादशाह एल्ड्रिक उनकी हिफाजत के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होते गए। इससे खदशा था कि उनकी माँ उनकी रहनुमाई के बगैर वो उन खतरात का शिकार हो जाएंगे जो महल की दीवारों से परे छुपे हुए हैं। एक शाम जब सूरज उफ़ुक़ से नीचे डूब गया और सितारे आसमान पर चमकने लगे, बादशाह एल्ड्रिक ने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया। वो महल के अजीम अलशान हाल में जमा हुए, जहाँ बादशाह अपने तख्त पर बैठा। इसका इजहार कब? मेरी प्यारी बेटियां, किंग एल्ड्रिक ने शुरू किया। उसकी आवाज़ उदासी से भरी हुई थी। तुम जानते हो कि मैं तुम सबसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इन मुश्किल वक्तों में तुम्हारी हिफाजत का खौफ है। हमारी बादशाही से बाहर की दुनिया इतनी महफूज नहीं है जितनी पहले थी, और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आपको कुछ हो रहा है। शहजादियों ने अपने वालिद की बातों की संजीदगी को महसूस करते हुए परेशान नज़रों का तबादला किया। मैंने फैसला किया है, बादशाह एल्ड्रिक ने जारी रखा। अब वक्त आ गया है कि आप सिल्वर शेड छोड़कर ऐसी जगह पनाह लें जहां आप नुकसान से महफूज रहें। मैं आपको अपनी बहन, आपकी खाला के साथ दूर दराज में रहने के लिए भेजूंगा। सदा बहार की बादशाही, आपको किसी भी खतरे से महफूज रखा जाएगा जो आपको खतरा लाहिक हो सकता है। शहजादियां हैरानी और मायूसी से सुन रही थी। छोड़ें इनके घर, इनके दोस्तों और वो सब कुछ छोड़ दें जो वो जानते और पसंद करते थे। ये नाकाबिल तसव्वुर था। लेकिन अब्बा, इलारा बोली, इसकी आवाज़ जज्बात से कांप रही थी, हम छोड़ना नहीं चाहते। सिल्वर शेड हमारा घर है और हम यहाँ आपके साथ हैं। किंग एल्ड्रिक ने बड़ी आह भरी। उसका दिल दुख से भारी था। मैं जानता हूँ मेरे प्यारे, लेकिन यह आपकी अपनी हिफाजत के लिए है। बड़ा मेहरबानी इसमें मुझ पर भरोसा करें। हिचकिचाते हुए शहजादियाँ अपने वालिद की ख्वाहिश पर राज़ी हो गईं, ये जानते हुए कि उनके पास इताअत के सिवा कोई चारा नहीं था। अगली सुबह उन्होंने अपना सामान बांधा और एवरग्रीन के लिए रवाना होने की तैयारी की। जब उन्होंने अपने घर को अलविदा किया, उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। शहजादियों ने एक दूसरे से वदा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा साथ रहेंगी। एवरग्रीन का सफ़र तवील और मुश्किल था, लेकिन आखिरकार शहजादियां अपनी खाला के महल में बहिफाजत पहुंच गई। लेडी अमारा, उनकी खाला ने खिले बाजुओं से उनका इस्तकबाल किया और अपनी भांजियों को बेज़रर देखकर तसल्ली हुई। एक वक्त के लिए शहजादियां सदा बहार में अपनी नई जिंदगी में बस गईं, एक दूसरे की सोहबत और अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती में सुकून पाती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए,
वो सिल्वर शेड में अपने घर के लिए तरसने लगे। दरियासना वापस सिल्वर शेड में किंग एल्ड्रिक अपनी बेटियों को भेजने के जुर्म में मुब्तला हो गए। अगरचे वो जानता था कि ये उनकी अपनी हिफाजत के लिए है, लेकिन वो इस एहसास को झटक नहीं सकता था कि इसने एक बाप के तौर पर उनको नाकाम किया था। तरमीम करने के लिए पुरज़्म बादशाह एल्ड्रिक अपनी बेटियों को घर वापस लाने का रास्ता तलाश करने की जस्तजू पर निकला। उसने दूर दूर तक सफ़र किया, हकीमों और ताकतवर जादूगरों से मशवरा लिया, लेकिन कोई भी इसे हल पेश न कर सका। फिर एक दिन एक घने जंगल में घूमते हुए बादशाह एल्ड्रिक ने धुंध में छुपी हुई एक पोशीदा बाग से ठोकर खाए। बाग के बीच में एक शानदार चांदी का बलूत खड़ा था। उसकी शाखें फैले हुए बाजुओं की तरह आसमान की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही बादशाह एल्ड्रिक दरख्त के करीब पहुंचा, उसने इसके कदीम तने से निकलती हुई एक नर्म आवाज़ सुनी। सिल्वर शेड के बादशाह, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हैरान होकर बादशाह एल्ड्रिक ने एहतराम से झुकाया। मैं आपकी हिकमत चाहता हूँ, अजीम दरख्त। मैंने अपनी बेटियों को उनकी हिफाजत के लिए रवाना कर दिया है, लेकिन अब मुझे डर है कि मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है। क्या मैं उन्हें घर वापस लाने का कोई तरीका है? चांदी का बलूत एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। इसके पते हुआ में सरसराहट कर रहे थे। फिर आखिर में ये बोला, एक रास्ता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आपको 7 जादुई नमूने दोबारा हासिल करने की जस्तजू में लगना चाहिए, आपकी हर बेटी के लिए एक। तब ही वो सिल्वर शेड में वापस आ सकेंगी। किंग एल्ड्रिक ने सर हिलाया। उसकी आंखों में अज़्म जल रहा था। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, और मैं ये करूँगा। और इस तरह चांदी के बलूत ने बादशाह एल्ड्रिक को 7 नमूनों के मकामात का इंकिशाफ किया। हर एक की हिफाजत ताकतवर सरपरस्तों ने की और बादशाही के दौर कोनों में छपी हुई है। भारी दिल और तजदीद मकसद के साथ किंग एल्ड्रिक अपनी तलाश पर निकला, अपने ख़ानदान को एक बार फिर से मिलाने का अज़्म किया। इसका पहला पड़ाव गूंज का गार था, जहां उसने सबसे बड़ी शहजादी इलारा के लिए एक चमकता हुआ हार बाज़याफ्त किया। इसके बाद उसने क्रिस्टल क्यूरेंस का सफ़र किया, जहां इसे लीरा के लिए क्रिस्टल कमान का दावा करने के लिए एक खौफनाक ड्रैगन का सामना करना पड़ा। फिर इसने हीलिंग स्प्रिंग्स का सफ़र किया, जहां उसने सीस्टिया के लिए शिफा बख्श तावीज़ जमा करने के लिए ख़तरनाक पानियों का मुकाबला किया। अपने हासिल करदा हर नमूने के साथ बादशाह एल्ड्रिक कामयाब होने के लिए मजबूत और पुरज़्म होता गया। उसने रास्ते में बेशुमार चैलेंजों और रुकावटों का सामना किया, गद्दार पहाड़ों से लेकर राकेशों से भरे गहरे जंगलों तक। लेकिन इन सब के जरिए वो अपने अज़्म में कभी डगमगाता नहीं था। आखिरकार कई महीनों के तवील सफ़र और मुहिम जोई के बाद बादशाह एल्ड्रिक ने अपनी बेटियों के लिए 7 नमूने जमा कर लिए। चांदी के बलूत की मदद से उसने एक ताकतवर तराना सीखा जो उसे वापस सिल्वर शेड पर लाने की इजाज़त देगा। महल में वापस आते हुए बादशाह एल्ड्रिक अपनी बेटियों के नमूने हाथ में लिए चांदी के बलूत के सामने खड़ा था। एक मुस्तहकम आवाज़ के साथ उसने अपनी सारी मोहब्बत और चाहत को अपने अल्फाज में डालते हुए तराना पड़ा। जैसे ही वो बोल रहा था, एक शानदार रोशनी कमरे में भर गई और हुआ जादू से चमक रही थी। और फिर एक एक करके 7 शहजादियां उसके सामने नमूदार हुईं। उनके चेहरे हैरत और खुशी से भर गए। बाप वो रोने लगे, इसे गिले लगाने के लिए जल्दी से। किंग एल्ड्रिक के चेहरे से खुशी के आंसू बह रहे थे जब उसने अपनी बेटियों को करीब रखा था। आखिरकार उसके दिल से अपने जुर्म का बोझ उठ गया था। आखिरकार वो दोबारा एक साथ थे, अपनी प्यारी बादशाही सिल्वर शेड में एक ख़ानदान के तौर पर मुत्तहिद थे। इस दिन के बाद से बादशाही इस तरह फली फूली जैसे पहले कभी नहीं थी, क्योंकि शहजादियों ने अपनी नई ताकत और हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए अपने वालिद को हिकमत और शफ़क़त के साथ हुकूमत करने में मदद की। और अगरचे उन्हें आने वाले सालों में बहुत से चैलेंजों का सामना करना पड़ा, वो हमेशा मुत्तहिद रहे। उनका रिश्ता चांदी के बलूत की तरह मजबूत था जिसने उन्हें दोबारा इकट्ठा किया था।